राजस्थान के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर एक पुष्पेंद्र नाम का शख्स रहा करता है, जो कि बड़ा ही खेतीबाड़ी का आदमी है, यानी कि ज़मींदार है। उसके पास 12 एकड़ ज़मीन है, धनी है, अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं है। 3 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। और जो पुष्पेंद्र है वह गाँव के अंदर उसकी काफ़ी इज्जत है, लोग इज्जत से उससे बात करते हैं क्योंकि पैसा वाला और ऊपर से उसका कैरेक्टर भी सही है। उसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है अंकुर, और उसके साथ वह अब अपना समय गुजार रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अब जब उसकी पत्नी की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद इस पुष्पेंद्र के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगता है। उसको पत्नी की याद आती है, लेकिन पत्नी आए कहाँ से, तो उसकी गंदी नज़र अब गांव की बहू बेटियों के ऊपर पड़ने लगती है। किसी भी औरत को देखता तो उसको गंदी नज़रों से देखता, और इस तरह से उसकी नज़रें गंदी हो जाती हैं और इस तरह से उसका व्यवहार बदल जाता है। 1 साल पहले उसने अपने इकलौते बेटे अंकुर की शादी कर ली थी, और उस अंकुर की पत्नी का नाम होता है प्रिया। अब शादी हो चुकी है, घर में बेटा बहू हैं, और यह जो पुष्पेंद्र है, घर में एक बैठक का कमरा है, वहाँ पर रहा करता है और खेतीबाड़ी किया करता है। बाप और बेटे खेतों में लगे रहा करते, खूब अच्छी खासी आमदनी खेतों से हो जाया करती है, काफ़ी अच्छी फसल होती है और खेतों में कमाते हैं। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था दोस्तों। अब जो बाप बेटे हैं वह खेती बाड़ी करने के लिए जैसे साथ जाते हैं, तो अपना अच्छी तरह से गुजारा हो रहा था उनका। अब एक दिन की बात है, जो पिता है वो अपनी बैठक पर बैठा हुआ था, जिसका नाम पुष्पेंद्र है, और गांव की एक पड़ोसी महिला जो कि विधवा महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, वह एकदम से पुष्पेंद्र के पास आती है और कहती है, जी आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। पुष्पेंद्र कहता है, किस लिए ज़रूरत है। महिला कहती है, जिसका नाम होता है कमला देवी, वह कहती है कि मुझे बिजली का बिल भरना है, बिजली का बिल ओवरड्यू हो रहा है, उसके लिए चाहिए। अब तो दोस्तों, यहाँ पर जो यह पुष्पेंद्र होता है महिला की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें अपना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा, इसके बदले में। महिला कहती है कि मेरे पास तो कोई सामान है ही नहीं, लेकिन बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखता है तो वह भरी जवानी में विधवा हुई थी, तो वह उसके जिस्म की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो करोड़ों का सामान है, और वह हंस जाता है उसकी तरफ देख करके। विधवा महिला भी समझ जाती है क्या बात कह रहा है, और अगले क्षण वह कह ही देता है कि देखो, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो इसमें कोई बुराई है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई होगी। जीवन जीने के लिए एक हो जाए तो कोई बार बुराई नहीं है। अब जो विधवा महिला होती है, उसको पैसे नज़र आ रहे थे, वह उससे हामी भर लेती है, और यहाँ पर अब वह उसे 5,000 रुपये दे देता है। 5,000 रुपये देने के बाद कहता है कि मैं रात को तुम्हारे घर आऊँगा, कुंडी खुली रखना। अब तो विधवा महिला हंस करके वहाँ से चली जाती है। रात का समय होता है, रात के तकरीबन 11:30-12 बजे महिला के दरवाजे पर जा कर के हल्के से दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देता है, तो दरवाज़ा खुल जाता है और वह कमरे के अंदर चला जाता है। जा कर के कमरा, जो कमला होती है, उसको अलग कमरे में ले जाता है, और वहाँ पर वो सब कुछ होता है जो कुछ करने के लिए वह गया था। अब तो दोस्तों, यहाँ पर यह सिलसिला ज़्यादातर होने लगा था, और जो वह उस रात गया था तो वो 5,000 रुपये और देकर आ गया था कमला को। अब तो कमला को लगता है कि बिना कमाए पैसे आ रहे हैं, और ऊपर से मेरी जो इच्छा है वो भी पूरी हो रही है, इसमें गलती क्या है। अब तो यह 2 दिन में 4 दिन में कमला के घर पर जाता रहता और उसको पैसे देता रहता, अपने पैसों को ऐसे ही लुटा रहा था। एक दिन की बात होती है, घर में बहू और ससुर थे, और बहू बैठक पर बैठा हुआ था और बेटा खेतों पर पानी लगाने के लिए गया था। अब वह खेतों पर ट्यूबवेल चल रहा था, वह खेतों पर था। पिता ने सोचा पुष्पेंद्र ने कि अब अच्छा मौका है, और वह चुपके से कमला के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो बेटा था, जिसका नाम अंकुर था, वह खेतों पर पानी लगा रहा था, तो वहाँ पर लाइट चली जाती है ट्यूबवेल की, और वह सोचता है कि अब मैं पानी कल लगा लूँगा आकर के, अब रात भी ज़्यादा हो चुकी है। तो वह जैसे ही ट्यूबवेल से आ रहा था तो उसको अपना पिता कमला के घर में घुसता हुआ नज़र आ जाता है। अब वह सारी चीज़ देख लेता है, लेकिन उस समय पिता से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उस समय वो पिता से कुछ कहता तो गांव वाले जग जाते और फिर उनकी ही बदनामी होती। वह उस समय तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखा, तुम्हारे ससुर अब वैसे भी हो चुके हैं, लड़कियों के पास जाते हैं। अब यह बात सुनकर जो पत्नी प्रिया होती है, वह भी कहती है कि यह मेरे ऊपर भी गंदी नज़र रखते हैं,
और मैं लेकिन कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि घर में बदनामी होगी। अब तो दोस्तों रात को 2-3 घंटे के बाद जब ससुर यानी कि पुष्पेंद्र अपने घर पर आता है, इधर बेटा बहू जगे हुए थे, उसके पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि देख बाबा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अभी तो तुम्हें मज़े मज़े में अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन पता लगेगा किसी को तो पूरे गांव में थू थू हो जाएगी। हमारा जितनी इज्जत है हमारी इस गांव के अंदर वो सब नीलाम हो जाएगी। तो पुष्पेंद्र कहता है कि ठीक है बेटा, अब मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मुझसे गलती हो गई। ऊपर से ये भी कहता है बेटा कि बाबा, जो तुम अपनी धन दौलत उसके ऊपर लुटा रहे हो उसे क्या है, उसे तो अच्छा है, मज़े मिल रहे हैं, वह तो अपना घर बना जाएगी और तुम कंगाल हो जाओगे, हम भी कंगाल हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर पिता कहता है कि ठीक है बेटा, मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा। अब पिता बिल्कुल सही से रहने लगता अपने घर के अंदर, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात होती है, पिता और पुत्र दोनों खेतों पर काम कर रहे थे। पिता अलग लगा हुआ था, बेटा अलग लगा हुआ था। तभी झाड़ियों में से सांप निकलता है और उसके बेटे अंकुर को काट लेता है। वह जोर से चिल्लाता है। बेटे के पास पिता जाता है, रोने लगता है, गोद में उठाकर उसको गाँव में लाता है। फिर गांव में कोई सवारी ढूंढता है, कार वगैरह, कार में डाल करके उसको हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और बेटे की मौत हो जाती है। जब बेटे की मौत हो जाती है तो पिता का तो बस सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, इकलौता बेटा था वो भी चला गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। काफ़ी दिन रोता है, ये गलती से हुआ था जो भी कुछ हुआ था, लेकिन बेटा तो अपना था, वो उससे तो मोह था उसको। काफ़ी दिन रोता है, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस के लोग समझाते हैं कि देखो पुष्पेंद्र, सबको आना जाना है, तो इतना मत रो, तू बीमार पड़ जाएगा, फिर तेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तो पुष्पेंद्र समझने लगता है और अब पुष्पेंद्र चुप हो जाता है, खेतीबाड़ी का काम संभालने लगता है। इधर जो उसकी बेटे की पत्नी थी जिसका नाम था प्रिया, वह घर में अकेली रह जाती है। वह अपने मायके नहीं जाती है क्योंकि मायके में ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं था। वहाँ जाकर वह करे भी तो करे क्या, ना ही कोई अब ऐसा लड़का मिलेगा जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो। यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं भी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी और काफ़ी खेत थे, तो वहीं पर वह ठहरी हुई थी और अपने ससुर के लिए खाना वगैरह बना दिया करती। लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरने के बाद अब ससुर के दिमाग में कुछ आइडिया चलने लगता है, क्योंकि अब उस बेटे की जो मौत थी उसको भूल गया था। काफ़ी दिन हो जाते, लोग भूल जाते। अब वह सोचता है खुरापात करने की, इधर उधर जाने की, लेकिन वह सोचता है कि जब घर के अंदर ही कोहिनूर है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। यानी कि अपने बेटे की पत्नी के ऊपर उसकी नज़र पूरी तरह से टिक गई थी। और उसी रात वह रात के समय में बेटे की पत्नी जिसका नाम होता है प्रिया, उसके कमरे में चला जाता है। प्रिया कहती है, बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब यह कहता है कि देखो प्रिया, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन दौलत है, ये सब तुम्हारा है, पर ये बताओ तुम भी विधवा हो, मैं भी बिना पत्नी के हूँ, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो क्या बुराई है। यह बात सुनने के बाद जो प्रिया होती है, अब वह उससे दूर चली जाती है दूसरे कमरे में, कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब यह ससुर सोचता है कि शायद शर्म आ गई है। उसके बाद दूसरी रात आती है। ससुर अपनी जो तिजोरी थी उसमें से अपनी पत्नी के बहुत सारे गहने जेवर और बहुत सारे पैसे अपनी झोली में भर करके अपनी बहू के कमरे में फिर से पहुंच जाता है। अब बहू कहती है, बाबूजी आप फिर आ गए, मैं कह रही हूँ ना आपसे मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये कहता है कि देखो बेटी, गहने जेवर पैसे ये सब तुम्हारे हैं, और लेकिन अब तुम रह लो अपने अच्छे हिसाब से, तुम्हारा भी पति नहीं है और मेरे साथ रह लो। लेकिन बहू कहती है कि ये सब तो मेरा अपने आप ही है, तुम क्या मुझे दे रहे हो, और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और जाकर के अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लेती है। दोस्तों उस रात तो वह गुजर जाती है। रात तीसरी रात होती है। बहू बाहर किसी से कह नहीं रही थी कि बदनामी होगी और लोग हंसेंगे हमारे बारे में। तीसरी रात दोस्तों बहू के सोने से पहले ही अंधेरा हो रहा था, बहू काम कर रही थी, तभी बहू के मुंह पर हाथ रख करके उसको उठा करके वह कमरे में ले जाता है और उसको निर्वस्त्र करके मुंह पर हाथ रख करके उसके साथ अपनी जो भी मनचाही होती है उसको पूरा कर लेता है। अब बहू को बहुत बुरा लगता है, आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब बहू उस समय तो रोती नहीं है, लेकिन बहू डिसीजन ले लेती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और फिर दोस्तों वह 4 आदमियों को बुला करके कह देती है मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। और वह पड़ोस में ही एक कमरा था किराए का, वो ले लेती है। और वो कमरा था रविंदर का। रविंदर की शादी नहीं हुई थी, नौजवान था, हट्टा खट्टा था, बहुत ही खूबसूरत था। उसके मकान में एक कमरा खाली पड़ा था, वहाँ पर रहने लगती है। अब ससुर को बहुत बुरा लगता है कि अपने घर की बहू, इतना बड़ा कोठीनुमा घर पड़ा हुआ है और एक पड़ोस
पड़ोसी के घर पर रह रही है, जहाँ पर उसका घर अच्छा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब करे भी तो करे क्या, उसको बुढ़ा पसंद आ ही नहीं रहा था। अब जैसे ही वह पड़ोसी रविंदर के घर में रहने लगती है तो रविंदर वहाँ पर घूमता फिरता है और वह देखती है कि रविंदर हट्टा खट्टा है। तो एक दिन वह रविंदर से प्यार करना चाहती है। उधर से रविंदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो वह अपने उसी कमरे के सामने, उसको पता था दूसरे कमरे में रविंदर है और जो मेन गेट था वो लगा हुआ था, और वहीं पर पक्के फर्श में पानी की बाल्टी रखती है और अपने सारे कपड़े हटा करके वहीं पर निर्वस्त्र होकर नहाने लगती है। अब जब रविंदर एकदम से निकलता है, पानी कैसे फैल रहा है, अब देखता है तो उसकी नज़र टिक जाती है और बस अब तो जो रविंद्र होता है वह निढाल हो जाता है। और उसके बाद कहता है कि भाभी कमर मीट दूं, कमर पर मैं साबुन लगा दूं। अब वो हंस जाती है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दोनों के संबंध बन जाते हैं। और अब तो दोनों का एक ही घर में रहना था। रात को वह पति पत्नी की तरह निर्वस्त्र सोया करते थे और अपना टाइम पास कर रहे थे। इस बात की खबर जब ससुर को लगती है, ससुर को बड़ा बुरा लगता है कि फ़ायदा मैं उठा सकता था लेकिन फ़ायदा मेरे घर की बहू का पड़ोसी उठा रहा है। उसको बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो करे भी तो करे क्या, किसी के औरत के खिलाफ़ भी नहीं जा सकता, ज़्यादा उससे कुछ कह भी नहीं सकता, उसकी मर्जी है। अब एक दिन वह खेतों पर जा रहा था। अब तो खेतों पर जाने में उसको मन भी नहीं लगता था, क्योंकि पहले अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ जाया करता, पत्नी के मरने के बाद बेटे के साथ जाया करता। अब बेटा भी मर गया तो खेतों पर जाने का मन नहीं करता और घर में आने का मन नहीं करता, क्योंकि घर में एक बहू बची थी, वो भी पड़ोसी के साथ मुँह काला कर रही होती है। अब वह रास्ते में जा रहा था, तभी खेतों से एक सपेरा गुजरता हुआ उसे नज़र आ जाता है और सपेरे से वह बात करता है कि तुम्हारे पास कैसे सांप हैं। सपेरा कहता है बहुत जहरीले सांप हैं। वह कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दोगे, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। सपेरा कहता है क्या काम करना है। वह कहता है कि बस तुम्हें छोटा सा काम करना है, एक घर है मेरे घर के बगल में और उस घर के अंदर सांप छोड़ना है। अब तो दोस्तों यह बात सुनकर के जो सपेरा होता है समझ तो जाता है कि यह किसी को कटवाने की सोच रहा है, लेकिन वह ज़्यादा बात नहीं कहता है। कहता है ठीक है मैं काम कर दूंगा, 50,000 रुपये दे दो और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर यह बात तैयार हो जाती है। सपेरे को अपने घर लाता है। सपेरे के पास 2 सांप थे और बहुत ही जहरीले थे। अब तो वह सपेरे को जेब में 50,000 रुपये रख कर दे देता है और उसको उस कमरे के पास ले जाता है जिस कमरे में उसकी बहू अपने पड़ोसी रविंदर के साथ रहती थी, और उसी में वह सो रही थी निर्वस्त्र होकर के। उस कमरे के अंदर से ससुर को आवाज़ें भी आया करती थी। वह रात को उठ करके उस कमरे के पास खिड़की से कान लगा करके कमरे के अंदर की आवाज़ें सुना करता था। तो उसको पता था कि इस कमरे के अंदर कर्मकांड होता है। उसकी बहू और पड़ोसी दोनों कुश्ती खेलते हैं इसके अंदर। तो अब उस कमरे के अंदर से एक मोरी, जो पानी निकालने की मोरी होती है ना, नीचे मोरी निकल रही थी। अब एकदम से उसको आइडिया आ जाता है और सपेरे से कहता है कि इस मोरी में कर सांप को अंदर प्रवेश करवा दो। तो कमरे की जो मोरी थी उसमें 2 सांप लिए जाते हैं। दोनों सांपों को उस कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है और वह दोनों सांप बहुत ही साइज में बड़े थे और बहुत ही खूंखार थे। वह जैसे उस कमरे के अंदर जाते हैं तो उनकी चारपाई पर भी चढ़ते हैं जो उनके बेड था, और वे दोनों निर्वस्त्र वहाँ पर लेटे हुए थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जो खेल था वो खेला था। अब दोस्तों वह सांप 2 थे और वह उनके पास ही मंडराने लगते हैं, और जैसे ही यह लड़की जिसका नाम होता है प्रिया करवट लेती है तो एकदम से सांप उसके पाँव में था और उसके प्राइवेट पार्ट पर डंक मार देता है। एकदम से वह उठती है, कहती है कि सांप, और इतने में ही दोस्तों दूसरा सांप उस लड़के के गले के पास टहल रहा था और वह उसकी गर्दन पर डंक मार देता है। वह तो तुरंत वहीं पर गिर जाता है और लड़की भी अब चीखती चिल्लाती इतने कपड़े पहनती है, इतने में ही कपड़े पहन भी नहीं पाती है, इतने में ही वह बेहोश होने लगती है और वहीं पर झाग देने लगती है और दोनों उसी बेड पर पड़े पड़े मर जाते हैं। दूसरे दिन पड़ोस का एक लड़का अब आता है उस रविंदर को बुलाने के लिए। उन दोनों को कहीं जाना था रिश्तेदारी में एक साथ गाड़ी लेकर के, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था। अब पड़ोस का लड़का कहता है मुझसे तो कहीं कहकर नहीं गया रविंदर कि मैं कहीं जा रहा हूँ, वह घर में ही होगा, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। उसको आशंका होती है क्योंकि घर के अंदर एक लड़की भी थी, प्रिया पड़ोसन। अब वह दीवार कूद करके घर के अंदर जाता है, उनके कमरे में देखता है वहाँ पर दोनों निर्वस्त्र मरे हुए पड़े थे। यह देखकर वह घबरा जाता है, पूरे गांव को इकट्ठा करता है और वहीं पर उसी कमरे के अंदर कोने में
एक सांप था और एक सांप उसके टांड पर बैठा हुआ था, यानी कि एक सामान रखने का एक स्टोर के जैसा होता है ना घर के अंदर, टांड कहते हैं उसको, स्लिप बोल देते हैं आज के दौर में। तो वो पुराना घर था तो उसमें टांड ही बोला करते थे। टांड, गोलंबर, अलमारी और आरा, ये बहुत सारी देसी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमको और आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही वर्ड हैं। दोस्तों अब क्या होता है, वह गांव वालों को बुलाता है, दरवाज़ा खोल देता है, गांव वाले आते हैं, पहले तो उनके ऊपर चादर डालते हैं, लेकिन एकदम से कहता है पड़ोसी लड़का, अरे कमरे से बाहर निकल आओ, इसमें सांप है। एकदम से वह लोग घर से कमरे से बाहर निकल आते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और सांप पकड़ने वाला कोई रेस्क्यू करने वाला कोई आदमी बुलाया जाता है। उन दोनों सांपों को पकड़ा जाता है। पुलिस मामला सारा देखती है, पुलिस समझ जाती है कि सांप ने इन दोनों को सोते हुए डस लिया है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो सांप के डसने से ही उनकी मौत हुई थी, कोई गला वाला नहीं दबाया गया था। तो पुलिस इस केस को हल्के में ले जाती है, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, सांप ने डसा है, ठीक है, इनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम संस्कार तो हो जाता है। 2 दिन गुजरने के बाद गांव का एक युवक पुलिस थाने में पहुंचता है और जाकर के कहता है कि साहब मेरा नाम आज आना नहीं चाहिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं। पुलिस वाले कहते हैं क्या बात बताते हो? वो बताता है कि आपको हमारे गांव में जो 2 लाशें मिली थी ना निर्वस्त्र घर के अंदर, उनके बारे में बताना चाहता हूं। तो पुलिस वाले कहते हैं बताओ क्या बात है। लड़का कहता है कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था बोलने की, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मैं इस बात को अगर सबके बीच में बोलूँगा तो मेरे ऊपर आफत आ जाएगी, लेकिन अब मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके आप लोगों के पास आया हूँ। पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। वह बताता है कि मैं अपने घर की छत पर सोया हुआ था, जहाँ से इस रविंद्र का कमरा साफ दिखाई देता है। कौन इस रास्ते से आ रहा है, क्योंकि रास्ते के मेंढे पर है, वो रास्ते के किनारे पर कमरा बना हुआ है, तो गली कि से कोई जो गुजरता होगा तो कमरे में भी आवाज़ सुनती होगी। तो वह बताता है कि मैं अपनी छत पर सोया हुआ था, सामने मुझे रविंद्र का कमरा ऐसे दिखता है मेरे घर से। तो मैं रात को पेशाब करने के लिए उठता हूँ, जैसे पेशाब करने के लिए उठा था तो मैंने देखा वहाँ पर जो ताऊ पुष्पेंद्र हैं, जो पड़ोस के रहने वाले, जिनकी बहू इस रविंद्र के कमरे में आकर रातें रंगीन करती है, वो ताऊ पुष्पेंद्र एक आदमी को लेकर खड़ा हुआ था इस कमरे के पास। और फिर इन्होंने एक पोटली में से 2 सांप निकाले और जो मोरी होती है ना नीचे जिसमें से पानी निकलता है, उस मोरी के अंदर घुसेड़ दिए। और फिर दोस्तों यह उसको उन सांपों को डालने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यह नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो यह बात जब पुलिस सुनती है तो पहले तो इस बात को आई गई करती है कि वैसे ही कह रहा होगा, शायद कोई दुश्मनी होगी, लेकिन वो सोचती है पुलिस कि चलो एक बार पता कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पुष्पेंद्र को उठाया जाता है, पूछताछ जैसे की जाती है तो पुष्पेंद्र बहुत जल्दी टूट जाता है और वह सारी बात बता देता है शुरू से लेकर आखिरी तक कि मेरी पत्नी की मौत के बाद बेटे की शादी की, उसके बाद पड़ोसन कमला के साथ मेरे संबंध हुए, उसके बाद बेटे की पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह थप्पड़ मार करके मुंह पर, और वह पड़ोस के रविंद्र के साथ सोया करती, मुझे अच्छा नहीं लगा करता। और फिर एक जो सपेरा होता वो मुझे मिला, मैंने उसे 50,000 रुपये दे करके सांप 2 उससे लिए और इनकी कमरे के अंदर डाल दिए और इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। तो सारी घटना पुलिस के सामने इस तरह से सारी घटना का खुलासा होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही उलझा हुआ केस है, शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े पैंतरे चले जाते हैं। एक बुजुर्ग पुष्पेंद्र जिसकी हवस मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी, अरे पत्नी की मौत हो गई थी तो उसके बाद अपना माला पकड़ लेता हाथ में और राम राम जपता, ऊपर वाले का नाम जपता, जो भी जपता अपना अगले कर्म को बनाता, लेकिन रुका नहीं। गांव की जो विधवा महिला उसके साथ मौज मस्ती की, फिर भी नहीं रुका गया तो अपने बेटे की पत्नी के साथ ही उसने ज़बरदस्ती संबंध भी बना लिए थे। लेकिन पत्नी, जो बेटे की पत्नी है, वो अब पड़ोसी के साथ रहने लगी। सोचा कि भाई इससे तो अच्छा है कि किसी जवान को अपना दिल दे दूंगी, ये बुढ़े के साथ क्या करूंगी, तो वो पड़ोसी के साथ रहने लगी। सोचा प्रॉपर्टी तो मेरी है ही ये जब भी, इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था पुष्पेंद्र, उसकी इज्जत थी गांव के अंदर, 12 किले थे और भरा पूरा परिवार था। लेकिन एक छोटी सी हवस की गलती के कारण उसकी सारी तो इज्जत मिट गई पूरे गांव में से, और उसकी जो खुद की बेटे की पत्नी थी वो गैरचलन हो गई, क्योंकि वह दूसरे के पास चली गई इसी वजह से कि भाई ये ससुर ही नहीं छोड़ेगा तो फिर क्या रहेगा, इससे तो अच्छा है पड़ोस में चली जाऊं। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद वह अपने घर की इज्जत को बचा कर रखती, या कहीं जाती भी तो चुपचाप जाती, लेकिन अब खुलेआम चली गई। दूसरी बात, यहाँ पर बेटे की जान चली गई, पत्नी की जान चली गई, और
बेटे की पत्नी की जान चली गई और खुद की पत्नी की जान चली गई और खुद अब जेल में रहेगा ज़िंदगी भर। कौन उस प्रॉपर्टी को भुगतेगा, बरतेगा, कौन वहाँ पर राज करेगा? घर भी सुनसान, घर पर अब घास उगने लगी है। इस तरह से दोस्तों कांड हो जाए, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें, कभी भी ऐसे व्यसनों में ना पड़ें, क्योंकि व्यसन बुढ़ापे तक ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप सोचते हो कि भाई 30 साल 40 साल तक ही हम इन कामों में लिप्त होंगे, ये वासना का खेल, संबंधों का खेल बस 30-40 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता है भैया। 70-70 साल के बुढ़े लोगों के अंदर जवानी कूट कूट कर भरी होती है आज के कलयुग के कलिकाल में। तो इससे बचोगे तो ही बच पाओगे, वरना तो आपको ले बैठेगी अगर ये हद से ज़्यादा हुई। पत्नी है, पत्नी के साथ खूब मज़े से रहो, अच्छे से रहो, उसके प्रति ईमानदार रहो, वफादार रहो। और जब पत्नी नहीं है, जितना साथ भगवान ने लिखा था, उसके बाद अपना जीवन भगवान की याद में निकालो, क्योंकि एक जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और असलियत में हम उस भगवान को याद करने के लिए आते हैं इस इंसान के जन्म में, वरना तो दोस्तों अगर ऐसे ही कृत्य हम करते रहे तो ये पशुओं के जीवन के बराबर होता है। कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए इंसान के जीवन में, कुछ भक्ति या फिर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ लोगों को सही राह दिखाना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती हैं जिनको इंसान कर सकता है। दोस्तों आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इस कहानी के अंदर। और अगली वीडियो में लाने से पहले नाम ले लेता हूं यहाँ पर आप लोगों के, जो भी हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ मनोज कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, पूनम शर्मा जो आजकल लव मैरिज करें कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, धर्मेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद प्रदीप सिंह राठौर जोधपुर से कमेंट करते हैं, गुरमीत सिंह विलासरा कमेंट करते हैं, चरणजीत कमेंट करते हैं, साहब सिंह कमेंट करते हैं, उसके बाद विंध्याचल राजबहार कमेंट करते हैं, अमित पटेल हैं, सिंतु कुमार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हैं, पूनम शर्मा, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह राठौर दोबारा से कमेंट करते हैं, राजू मुराब कमेंट करते हैं, नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोन श्रीवास्तव बिहार 28 से कमेंट करते हैं, और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, पूनम शर्मा कमेंट करती हैं, और उसके बाद ममता देवी कमेंट करती हैं, मनोज कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, पान सिंह कहते हैं, खुशियों के बहाने खुद ढूंढिए, जमाने के भरोसे रहोगे तो हमेशा खुद को दुखी ही पाओगे जी, बिल्कुल। और मोनू जैन कमेंट करते हैं, जिस भाई का नाम रह गया वो भाई अगले वीडियो में अपना नाम ज़रूर लिखें। और सूरज डीओ हमारे भाई जो कि फिजी से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, इनका नाम भूल गया था। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद,